हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा BCH-CT 137 का दिसंबर 24 वाला पेपर। इससे पहले चैनल पे ऑलरेडी जून 25 वाला पेपर और दिसंबर 25 वाला पेपर जो है वो अपलोड हो चुका है। यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये पार्ट में बेटा हम करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला, जो पार्ट ए है उसके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ टिटेनियम, और उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स बतानी है। बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको 21 से लेकर 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी। उसके अलावा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट प्रैक्टिस करी थी। तो ये दोनों टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये आपके लिए ये वाला जो पेपर है वो सुपर ईजी है, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारे लिए ऑलमोस्ट हर सेकंड क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो टिटेनियम का एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया हुआ है 22, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, आर्गन तक होता है 18, उसके बाद 4s2, यहाँ तक हो गया 20, 3d2। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास क्या 22 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो मतलब ये +1 +2 +3 +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगी, जब इधर और इधर दोनों तरफ से ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगी +4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, कंप्लीट एंड बैलेंस एनी 2 ऑफ द रिएक्शंस। ये भी बेटा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस करते हैं, क्योंकि अगर आपको स्कैनियम पता है, स्कैनियम क्या नंबर है 21। ठीक है, अगर 21 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई Ar4s2, इतने में 20 होता है। नाउ 3d1। ठीक है, अब बेटा ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज, सॉरी एक नहीं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा, क्योंकि जब पहले इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले s में से लूज होता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3d1 से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में आएगा। दैट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 की स्टेट में। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर ले तो हम उसका फॉर्मूला ईजिली बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमने स्कैनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली कि +3 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि +2 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा Sc2O3। ठीक है, उसी तरह बेटा मैंगनीज का जो होगा वो बन जाता है MnO2। ठीक है, मैंगनीज, अब इसमें से मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती है। अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का नंबर है 25। ठीक है, मैंगनीज का नंबर 25 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, Ar4s2 3d5। ठीक है, तो मतलब एक तो ये ऐसे कर सकता है कि या तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, या फिर ये सारे के सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर ले। ठीक है, पर मैक्सिमम ये 6, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने के लिए मिलती है वो 6 मिलती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ या तो ये बनाता है MnO2। ठीक है, इसका हमने बनाया Sc2O3। अगर इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बना देंगे 6, तो यहाँ पे 3 लग गया, और स्कैनियम को बना देंगे 4। ठीक है, इसको MnO2 ले सकते हो, किसी किसी कंपाउंड में MnO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर Mn2O3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसके अलावा वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम होता है स्कैनियम टिटेनियम वेनेडियम, मतलब कि नंबर 23। कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 4s2 3d3। तो अगर 3d3 है तो बेटा ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 5। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई 5, तो वेनेडियम की है 5, ऑक्सीजन की है 2। फॉर्मूला बन जाएगा V2O5। ठीक है, बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 10 बना देते हैं और वेनेडियम को 4 बना देंगे। ठीक है जी, तो अगर आप चाहो यहाँ पे इसके सोल्यूशन दिए हुए हैं। टिटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d2, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी मोस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 +3 +4, लेकिन +4 जो है वो मोस्ट कॉमन होती है। फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए, Sc2O3 MnO2 भी हो सकता है, और वेनेडियम का V2O5। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, गिव रीजन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा कलर्ड, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो होगा कलरलेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने वीडियो में प्रैक्टिस करा था कि वाटर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 0, और स्कैनियम जिसकी लेनी है उसको ले लेते हैं x। वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा +3। दैट मीन्स स्कैनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। स्कैनियम का फॉर्मूला होता है 21। दैट मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s2 3d1। अगर बेटा इसने +3 है, दैट मीन्स इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से चला गया। दैट मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन जिसके चले गए, अब इसके पास आर्गन तक कंप्लीटली फिल्ड शेल है, मतलब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, कलरलेस। कलरलेस। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखते हैं Mn का,
यहाँ पे अगेन सेम है, मैंगनीज का हमने लिया x, वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ओवरऑल है +3, तो x की वैल्यू आ गई 3, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 25, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है Ar4s2 3d5, ठीक है। अब ये लूज़ करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा 4s से जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका d ऑर्बिटल से जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी Ar3d4 मतलब d ऑर्बिटल के अंदर 5 छोटे छोटे ऑर्बिटल, मतलब d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलर्ड, ठीक है। सो आप चाहो तो यहाँ से आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली I+3, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करा 3d 0 था, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा और वो कलरलेस हो जाएगा। मैंगनीज में भी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें d ऑर्बिटल में मिले, d सबशेल में मिले, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करेगा, dd ट्रांजिशन होगी और वो कलर इम्पार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयरन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आयरन का मेन काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होता है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है, मसल मायोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो होती है उसमें भी जितने साइटोक्रोम्स होते हैं और आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर और ATP जनरेशन के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटा कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आई होप अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी तक जो हमने डाले हैं वो कर चुके हो तो आपको पता होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये होता है √n × n+2, वेयर n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बात वापस वहीं आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें अगर आपको आती हैं तो फिर आप इजीली इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे हमने कोबाल्ट को क्या ले लिया x, वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, ओवरऑल आ गई स्टेट कितनी +2, दैट मीन्स कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आ गया +2। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27, मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar4s2 3d7। अब अगर इसके ऊपर +2 है तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से, तो CO2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी Ar3d7। अब अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें 3d7 को, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना होता है मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें पता चल गया यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्मूला क्या था √n × n+2, दैट मीन्स 3 × 3+2 विच इज़ √15, और √15 की फिर आप वैल्यू निकाल के आप 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दोगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें TiCl4 की, ठीक है, उसमें हमने Ti को क्या मान लिया x, Cl की वैलेंसी होती है बेटा -1, यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो वैलेंसी कितनी हो गई -4। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ओवरऑल चार्ज क्या है 0, x की वैल्यू आ गई 4, दैट मीन्स टिटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। टिटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 22, ठीक है। अगर 22 है इसका एटॉमिक नंबर तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी Ar4s2 3d2, और अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिए प्लस की वजह से तो 4s वाले भी चले गए, 3d वाले भी चले गए। अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ना n की वैल्यू है 0, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप आंसर का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। तो बेसिकली हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसके बाद हम d ऑर्बिटल में प्लॉट करके देख सकते हैं कि कितने उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उस नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है n × n+2, और ये पूरा स्क्वायर रूट में, ठीक है। उसी तरह TiCl4 का हमने निकाला कि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितनी होगी 0। Bm जो होता है वो यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट। नेक्स्ट है बेटा व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड डिफिकल्ट। क्यों सेपरेशन डिफिकल्ट होती है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये हम जून और दिसंबर वाले पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सेपरेशन भी पहले पूछे जा चुके हैं। तो एक होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो कि मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। उसके अलावा क्योंकि 2 मेथड पूछे हैं तो दूसरा यूज हो सकता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है बेटा आईपिक नेम लिखने। ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अलावा जो चीज़ हमें 2 to 4 नंबर स्कोर कराने में हेल्प कर सकती है वो है आईपिक नेम, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आता है जिसमें आपको नेम दिया होता है और आपको फॉर्मूला लिखना होता है, और दूसरा होता है जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको नेम लिखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किया पोटेशियम, तो हमने लिख दिया पोटेशियम। अगर हम देखें बेटा अब ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर को देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो मेटल है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है ये एक अनायन का पार्ट है,
ठीक है। तो हम मेटल को लिख रहे हैं लास्ट में, तो यहाँ पे सबसे पहले इनको ये अगर हम देखें Fe हमारा मेटल है, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। Cn को बोलते हैं बेटा साइनिडो और NO हो जाएगा नाइट्रोसाइल। तो क्योंकि यहाँ पे Cn 5 है तो नाम हो गया पेंटासाइनिडो, NO के लिए नाइट्रोसाइल और Fe के लिए फेरेट, ठीक है। और उसके अलावा हमें यहाँ पे रोमन न्यूमरल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद हम वो लिखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, पोटेशियम की होती है +1, 3 पोटेशियम है तो इसकी होगी 3। आयरन की हम निकाल रहे हैं तो उसको X ले लेंगे। साइनिडो की होती है बेटा -1, तो क्योंकि यहाँ पे 5 साइनिडो है तो हो गई -5। नाइट्रोसाइल की 0 होती है और ओवरऑल चार्ज है इसके ऊपर 0, तो अगर इसको सॉल्व करोगे X की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब कि फेरेट आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है 2, ठीक है। तो नाम अच्छे से लिखना होता है और उसके अलावा फिर हमें साथ में जो हमारा सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। नेक्स्ट वाले की बात करें तो बेटा यहाँ पे देखो ये है हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन स्फेयर ही है, ठीक है। तो ये जो लिगेंड्स है इनके नाम हम यूजुअली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा NH3 विच इज़ अमीन, तो ये 3 है तो ट्राइअमीन। NO2 को हम बोल सकते हैं नाइट्रो, CN को हम बोल सकते हैं साइनिडो और Cl को बोल सकते हैं क्लोरिडो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा अमीन, तो हमारा हो गया ट्राइअमीन, क्लोरिडो, साइनिडो, नाइट्रो, N कोबाल्ट। N कोबाल्ट क्यों, क्योंकि जो ये नाइट्रो है ना NO2, ठीक है, ये ना एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है मतलब ये NO2 की फॉर्म में भी मेटल के साथ अटैच हो सकता है और कभी कभी ये ONO की फॉर्म में भी मेटल के साथ अटैच हो सकता है। तो जब भी ऐसा कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड आता है तो हमें वहाँ पे लिखना होता है कि मेटल जो है वो उसके N के साथ अटैच है या O के साथ अटैच है। क्योंकि ये NO2 लिखा हुआ है तो इसीलिए हमारे ये क्या हो गया N कोबाल्ट। अगर ये ऑक्सीजन के साथ होता तो वो ऐसे ONO लिखा होता और हम यहाँ पे लिख देते O कोबाल्ट, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। ट्राइअमीन, क्लोरिडो, साइनिडो, नाइट्रीटो, N कोबाल्ट। अब उसके बाद आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो CO को हमने ले लिया X, क्लोरीन की मतलब क्लोरिडो की होती है -1, उसके अलावा CN की भी होती है बेटा -1, NO2 की भी होती है -1 और NH3 की होती है 0 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है 0। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 3, तो हमारी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको जो जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा था मैग्नेटिक मूवमेंट, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको कई लिगेंड्स की भी बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे EN जो कि हमारा 1,2 डायमीनोइथेन होता है, ये EN बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। तो अगर हम यहाँ से निकालें कॉपर को हमने लिया X, EN की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ओवरऑल चार्ज कितना है +2, दैट मीन्स कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि बेटा मेटल के साथ ये कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं। EN जो है, अब अगर नॉर्मली सोचो EN 3 EN है, तो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि एक मेटल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच है। जैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन पे आए, सपोज अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में से पूछूं कि बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ये कोबाल्ट है हमारा सेंट्रल एटम, ये कितने लिगेंड्स के साथ अटैच है, एक हो गया क्लोराइड, एक हो गया साइनाइड, एक हो गया NO2 और 3 हो गए अमीन। तो टोटल 6 लिगेंड्स के साथ ये अटैच है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो सेंट्रल एटम है वो कितने लिगेंड्स के साथ अटैच है, ठीक है जी। ये तो एक सिंपल सी बात थी। अब अगर इसी बात को आप यहाँ पे समझो, उन्होंने फॉर्मूला में हमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ जी, फॉर्मूला हमारे पास है कि Cu के साथ 3 EN अटैच है, तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि Cu के साथ 3 EN अटैच है। लेकिन एक चीज़ है कि EN जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि EN जब भी अटैच होता है ना तो वो 2 बॉन्ड बना के अटैच होता है। इसका मतलब EN ने यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनाए, इधर भी 2 बॉन्ड बनाए और इधर भी 2 बॉन्ड बनाए, मतलब मेटल तो लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, ठीक है। तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल ली जो कि आई थी 2 और हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लिया जो कि है 6। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट की बात करें, PT प्लैटिनम को हमने ले लिया X, NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, क्लोरीन का होता है -1, यहाँ पे -2 है, 2 क्लोरीन है तो ये हो गया -2, ओवरऑल चार्ज है 0। अगर इसको सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 2। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जो प्लैटिनम है वो कितने लिगेंड्स के साथ अटैच है, 2 NH3 के साथ और 2 क्लोरीन के साथ, तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4, क्योंकि ये दोनों ही यूनिडेंटेट लिगेंड है, मतलब कि एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो आप आंसर यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो था उसका ऑक्सीडेशन हमारे पास कितना आया था, ऑक्सीडेशन आया था हमारे पास +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था 6, क्योंकि EN जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट वाले में हमारे पास ऑक्सीडेशन आया +2 और
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। द कॉम्प्लेक्स COEN3 इज डायमैग्नेटिक एंड COF6- इज पैरामैग्नेटिक, हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन एंड डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो बोल रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है, ये जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है, और उन्होंने बता दिया ये पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इन्हीं बातों को यूज़ करके इसका स्ट्रक्चर बताना है। जब भी हमें स्ट्रक्चर बताना होता है तो स्ट्रक्चर के लिए बेटा हमें ज़रूरत होती है हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा मॉलिक्यूल है COEN3 और उसके ऊपर चार्ज था 3+, सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, कोबाल्ट को हमने लिया X, EN की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो ओवरऑल चार्ज है +3, दैट मीन्स कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3। कोबाल्ट का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर है 27। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हुई आर्गन 4s2 3d7। अब क्या हुआ, 3d7 था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d से। तो कोबाल्ट 3+ कितना हो गया, ये हो गया आर्गन 3d6। अब अगर आप 3d6 को बनाने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5, 3d6 के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बेसिक ऑक्सीडेशन देखा, जहाँ तक हम बार बार रिपीटेडली करते आ रहे हैं कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अब बात आ जाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें ये भी देखना होता है बेटा कि ये जो लिगेंड आने वाला है, ठीक है, ये लिगेंड इन कौन से ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई होगा और कैसे ऑक्यूपाई होगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमने देखा था कि डी जो सबशेल है उसके बाद, हाँ, यहाँ पे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 EN मॉलिक्यूल्स ने आना है, लेकिन EN हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो बाइडेंटेट मतलब ये 2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। बेटा जब भी कोई लिगेंड आता है ना, तो एक चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वो वीक फील्ड लिगेंड है। अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2, तो वो इस अनपेयर्ड को जंप करवा के पेयर करा देगा। ठीक है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना जरूरी है, एटलीस्ट कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं लिगेंड्स में। EN जो है वो बेटा है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब ये क्या करेगा, ये पेयरिंग करा देगा। तो जब EN ने आना है उससे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर पेयरिंग हो जाएगी। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, पेयरिंग हो गई। अब कितने EN आने हैं, 6 EN के लिए हमारे 3 EN के लिए हमें कितनी स्पेसेस चाहिए, 6 स्पेसेस चाहिए, क्योंकि 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 हमें स्पेसेस दिखनी है। बाकी के लिए अब ये है 3D, तो एक 4s ऑर्बिटल भी यूज़ होगा और एक 4p सबशेल भी यूज़ होगा। ठीक है, ताकि हाँ जी, एक EN यहाँ आएगा, फिर यहाँ और यहाँ टोटल 6 स्पेसेस चाहिए थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये होती है बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके अंदर अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 2 d ऑर्बिटल थे, D2sp3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम इसकी शेप डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा। 3D6 जो थे वो ऐसे पेयर हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई D2sp3, और इस तरीके में जिसमें पेयरिंग हो जाती है और अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज होता है उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक है। ठीक है, इसी तरह हमें 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, हमें दूसरा भी निकालना है, COF6-3। ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम करेंगे तो सबसे पहले बेटा हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कि CO इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, X। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, 6 फ्लोरीन है, दैट मीन्स -6 इज इक्वल टू द ओवरऑल चार्ज विच इज -3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब कोबाल्ट अगेन, इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, इसमें भी +3 थी, मतलब कि यहाँ पे भी क्या होगा, d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करनी है तो बात ये है कि ये F6 आएंगे कैसे। द ओनली डिफरेंस इज बेटा जो 1 2 डायमीथेन है वो जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसने आने से पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी। लेकिन फ्लोराइड जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ये हमारा 3D, इसके अंदर 1 2
3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जो F ने आना है, 6 F एटम्स ने आना है, तो वो जाएंगे कहाँ, 4s में, 4p में और नेक्स्ट 4d में। ठीक है, F6 है ना, तो 6F कैसे आएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे सिर्फ 2 में 5 और 6। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी sp3d2, क्योंकि इसमें डी नेक्स्ट वाला यूज़ हो रहा है तो ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बेसिक मेन फ़र्क यही था कि F जो होता है वो क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड, तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे आउटर 4s में, 4p में और 4d में F आया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, दैट इज ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इसका भी स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रली, बट ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसका जो 3d था उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड अभी भी है। अब अगर हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं आइसोमर्स सिस और ट्रांस। उन्होंने हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है कि जो कोबाल्ट है उसके साथ 4 अमीन्स हैं और 2 क्लोराइड अटैच है। ठीक है, सिस में क्या होता है बेटा, सेम मॉलिक्यूल सेम साइड पे जाते हैं, मतलब हम कोशिश करेंगे कि जो NH है वो सेम साइड ऑक्यूपाई करे और जो क्लोराइड है वो एक साइड पे आ जाए। ठीक है, ट्रांस में क्या होता है, ऑपोजिट होते हैं, तो ये क्लोरीन इधर आमने सामने ऑपोजिट हो गए और जो NH3 थे उन्होंने ये स्क्वायर प्लेनर वाली जगह अक्वायर कर ली। लेकिन इसमें ना सिस में आप ऐसे भी बना सकते हो, बट इससे बेटर होता है कि हम सिस को ऐसे ना बना के इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें कि यहाँ पे आप Cl लिखो और यहाँ पे NH3 लिखो, मतलब जो ये वाला प्लेन होगा वो एक साथ होगा और ये 2 क्लोरीन एक साथ होंगे, दैट वुड बी सिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा राइट द फॉर्मूला। एज आई टोल्ड कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें आपको फॉर्मूलाज दिए हुए थे और आपको नाम लिखना था ये। ठीक है, आपको फॉर्मूला दिए हुए हैं और आपको आईपेक नेम लिखना है। और अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें आईपेक नेम दिया हुआ है और हमें फॉर्मूला लिखना है, दैट इज अ 2 मार्कर, तो नियरली 5 मार्क्स जो हैं वो तो आपके सीधा सीधा आपको नॉमेनक्लेचर से मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे नाम देखो, डाई क्लोरिडो मतलब 2 क्लोरिडो होंगे, तो क्लोरीन हो गए 2। ठीक है, बिस 1,2 डायअमीनोएथेन, 1,2 डायअमीनोएथेन को बेटा हम नॉर्मली क्या लिखते आ रहे हैं, EN लिखते आ रहे हैं। EN कितने हैं, बिस मतलब 2, तो EN भी हो गए 2। और रोडियम है, रोडियम 3, रोडियम मतलब हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है 3। अब ये जो चार्ज है, ओवरऑल चार्ज हमें डिसाइड करना होता है, वो कैसे करेंगे। अब हमें यहाँ पे वैलेंसी दी हुई है कि रोडियम की वैलेंसी कितनी है, 3, क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, 2 क्लोरीन का कितना हो गया, -2। EN का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, तो अगर हमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, हमने ओवरऑल कैलकुलेट करा, तो क्या आंसर आया, +1, दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, +1। ठीक है, नेक्स्ट वाला है बिस बेंजीन क्रोमियम 0। बिस बेंजीन, बिस मतलब 2, बेंजीन तो C6H6 बेंजीन है वो 2 है और साथ में क्रोमियम हमारा सेंट्रल एटम है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0। तो इसके लिए क्या होगा, जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, बेंजीन की भी बेटा, बेंजीन भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ओवरऑल चार्ज इस पर कुछ भी नहीं है, 0 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी 2, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे डिफरेंस लिखना है या ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे या फिर एटॉमिक और आयनिक साइज। और हो सकता है आपको ऐसे फीचर्स ना दे, आपको सिर्फ क्वेश्चन आ जाए कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस लिखो, ये डिफरेंस एंड इसके अलावा इसके साइज को लेकर पैटर्न और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये 2-3 चीज़ें या पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एक्टिनॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लैंथेनॉइड में बेटा 4f इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, एक्टिनॉइड में 5f सबशेल में फिल होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड में जो होती है वो +2 +3 +4 हो सकती है। एक्टिनॉइड में क्योंकि एक और एक्स्ट्रा शेल ऐड हो जाती है तो यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने के लिए मिल रही है, दैट मीन्स +3 +4 +5 +6 एंड +7। एटॉमिक साइज, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी साइज डिक्रीज होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी साइज डिक्रीज होता है, लेकिन जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों, क्योंकि जो F ऑर्बिटल है ना 5f, उसका शील्डिंग इफेक्ट और भी पुअर है, तो बिकॉज ऑफ द पुअरर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर भी नहीं, पुअरर का मतलब है कि लैंथेनॉइड से भी ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4f इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से इनका साइज और भी छोटा होता है। तो इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि हॉफमैनियन वगैरह जो होते हैं जो एक्टिनॉइड सीरीज से बिलोंग करते हैं उनका साइज लैंथेनियम के जैसे सेम क्यों होता है। ठीक है, एंड इसका रीजन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है हमने, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज -0.4 इंटू NTG। NTG मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन TG वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू NEG मतलब EG वाले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन हम यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, तो x + 0 = 2, मतलब आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, दैट मीन्स AR 4s2 3d6। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास क्या बचा 3d6। अब 3d6 का मतलब है बेटा
1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, तो क्रिस्टल फील्ड के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड में जब भी 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करता है, ठीक है। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो, तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की ये डायग्राम याद होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G के 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं और EG के ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, E नीचे होता है और TG के 3 ऑर्बिटल्स जो है वो ऊपर होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो मतलब T2G नीचे है और EG ऊपर है। अब यहाँ पे क्या है, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हमने कहा था ऑक्टाहेड्रल के अंदर T2G नीचे है और EG ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। क्योंकि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, ये ऐसे ही रहेंगे। दैट मीन्स T4 में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जो है 4, EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू में इसमें n की जगह पे आ जाएगा 4, यहाँ पे n की जगह पे आ जाएगा 2, और आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमें ये काउंट करना ज़रूरी है कि 2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बेटा अगर यहाँ पे वीक फील्ड की जगह कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहले पेयरिंग करवाता है। तो उस केस में क्या होता कि जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे हमारे T2G के 3 ऑर्बिटल हैं और EG के 2 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं, 1 2 3, पहले यहीं पे पेयरिंग होती, उसके बाद अगर 7th इलेक्ट्रॉन होता तो वो ऊपर जाता, ठीक है। बट वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते, तो पहले सारी जो ऑर्बिटल्स है वो सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद उनमें पेयरिंग स्टार्ट होगी, ओके। तो ओवरऑल इसके लिए आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए और आपको स्पेशली इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जैन टेलर डिस्टॉर्शन। जैन टेलर डिस्टॉर्शन बेटा कब होती है, इसके लिए ना हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखनी होती है। अगर उस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हम देखते हैं कि T2G और EG दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है। मान लो या तो सारे हाफ फिल्ड है या तो सारे फुल फिल्ड है, मतलब EG भी और T2G भी हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है या वेकेंट है, ठीक है, तो वो सिमेट्रिकल माने जाएंगे। लेकिन अभी जैसे हमने देखा था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन थे, EG में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो एसिमेट्रिकल हो गए, तो उस केस में डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वही क्रिस्टल फील्ड तक पहले पूरा स्ट्रक्चर देखना है। हमने CO NH3 तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन आ गई 6, इसका नंबर कितना हो गया 3D6, क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन में होता है AR, फिर उसके बाद 4s2 3D7, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हो गया 3D6। अब जब ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो बेटा NH3 जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि 6 लिगेंड्स अटैच है तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉलो करेगा, मतलब कि 3 T2G नीचे आएंगे और EG के 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स की पहले पेयरिंग, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दोनों जो सबशेल्स हैं वो सिमेट्रिकली फिल्ड है, क्योंकि TG जो है वो फुल्ली फिल्ड है, EG जो है वो पूरे तरीके से एम्प्टी है, तो यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगी, ठीक है। यही अगर हम बात करें, दूसरा एलिमेंट उन्होंने हमें दिया सिंपली निकल 3+, Ni3+। Ni3+ में अगर हम देखें तो उसमें होते हैं 3D7, क्योंकि वो 28 नंबर है, 28 नंबर की कॉन्फिगरेशन हो जाती है 4s2 3D8। अगर इसके पास +3 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो S से 2 चले गए और D से 1 चला गया, बचा 3D7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसके अंदर जो फिलिंग है, इसके अंदर फिलिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6 7। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब याद रखना कि उसमें पेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, तो अब T2G जो है वो तो सिमेट्रिकल है, लेकिन EG क्या है, एसिमेट्रिकल है। तो क्योंकि यहाँ पे EG एसिमेट्रिकल है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ पे जैन टेलर डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलेगी Ni3+ के केस में, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द पार्ट A ऑफ पेपर। होप आपको ये यूजफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।